नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। सबसे पहले आप सभी को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और एक महत्वपूर्ण खबर के साथ हम शुरुआत करेंगे। शायद ही उन सभी बलिदानियों के बारे में आप जानते होंगे जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने में अपना अहम योगदान दिया है। कुछ नामों के बारे में तो आप जरूर जानते होंगे, लेकिन ऐसे तमाम नाम हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे। और इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे कि आखिरकार देश को स्वतंत्र कराने में उन कितने स्वतंत्रता सेनानी इसमें मौजूद रहे थे। देखिए हमारी संवाददाता स्मारिका ठाकरे की लालकोट से रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद है लाल किले की उस प्राचीर के सामने, लालकोट की उस प्राचीर के सामने जो खुद गवाह है 77 साल के स्वतंत्रता दिवस का। जी हाँ, आप ये तस्वीर देखिए। आज ही जो है 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिली थी। और आज हम आपको अपने इस कार्यक्रम के जरिए उन सभी लोगों के बारे में बताएंगे जिनका नाम आपने अब तक नहीं सुना होगा, क्योंकि अक्सर जब आज़ादी की बात की जाती है तो नेहरू और गांधी जैसे लोगों का ही नाम सामने आता है। पर क्या आपको पता है, ऐसे कई हमारे देश में लोग रहे, बच्चे से लेके महिलाओं तक, और अगर बात करें शिक्षक से लेके तो तमाम अधिकारी भी ऐसे रहे जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस के इस स्वर्णिम पल को बनाने के लिए अपने जीवन का योगदान दिया। जी हाँ, आज हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको सबसे पहले उन महिलाओं के बारे में बताएंगे, उन महिला वीरांगनाओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। जी हाँ, सबसे पहले इस लिस्ट में नाम आता है महारानी रानी लक्ष्मीबाई का। जी हाँ, तो आज हम आपको सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में बताएंगे। आजादी की इस लड़ाई में एक नाम जो सबसे पहले अपने जहन में आएगा वो है रानी लक्ष्मीबाई का। ये वो क्रांतिकारी थी जिन्होंने अल्पायु में ही ब्रिटिश साम्राज्य से संग्राम किया। महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए कई लड़ाइयां लड़कर इतिहास के पन्नों पर अपनी विजय गाथा लिखी। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने बलिदान और साहसी कामों से न सिर्फ भारत देश को बल्कि पूरी दुनिया की महिलाओं का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जीवन देशभक्ति, अमर और बलिदान की एक भारत में अनुपम गाथा है। झांसी की रानी मराठा शासित राज्य झांसी की रानी थी जो उत्तर मध्य भारत में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना थी जिन्होंने अल्पायु में ही ब्रिटिश साम्राज्य में से संग्राम किया था। झांसी को पाने की चाह रखने वाले ब्रिटिश शासकों ने 7 मार्च 1854 को एक सरकारी गजट जारी किया जिसमें झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का आदेश दिया गया था। जिसके बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश शासकों के इस आदेश का उल्लंघन करते हुए कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 10 मई 1857 को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया और इस दौरान बंदूक की गोलियों में सुअर और गौमांस की परत चढ़ा दी गई, जिसके बाद हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं काफी आहत हो गई। इस वजह से पूरे देश में आक्रोश फैल गया, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार को इस विद्रोह को न चाहते हुए भी दबाना पड़ा और झांसी को महारानी लक्ष्मीबाई को सौंप दिया गया। और तब से रानी लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी के नाम से जाना जाने लगा। अगला नाम जो निकलकर सामने आता है वो नाम है उषा मेहता का। ये वो महिला थी जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई और साथ ही उन्होंने इस महिलाओं के लिस्ट को और अधिक आगे बढ़ाया और स्वतंत्रता में अपनी पूरी भूमिका दी। उषा मेहता ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और स्वतंत्रता के बाद वह गांधीवादी दर्शन के अनुरूप महिलाओं के उत्थान के लिए प्रयासरत रही। वह भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया कांग्रेस रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात हुई। यह रेडियो लगभग हर दिन अपनी जगह बदलता था ताकि अंग्रेज अधिकारी उसे पकड़ न सके। इस खुफिया रेडियो को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उच्चयुक्त पटवर्धन सहित कई अन्य प्रमुख नेताओं ने सहयोग भी दिया। रेडियो पर गांधी सहित देश के प्रमुख नेताओं के रिकॉर्ड किए गए संदेश बजाए जाते थे। 3 माह तक प्रसारण के बाद अंततः अंग्रेज सरकार ने उषा और उसके सहयोगियों को पकड़ लिया और उन्हें जेल की सजा दे दी गई। रानी लक्ष्मीबाई और उषा मेहता के बाद अब नाम आता है लक्ष्मी सहगल का। ये वो वीरांगना थी जिन्हें अक्सर आजाद हिंद फौज में बेहद सक्रिय माना गया और इन्हें जब कर्नल की उपाधि दी गई उसके बाद भी लगातार जो है
उन्हें डॉक्टर लक्ष्मी सहगल के नाम से ही जाना गया। डॉक्टर लक्ष्मी सहगल का जन्म 1914 में एक पारंपरिक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब जापानी सेना ने सिंगापुर में ब्रिटिश सेना पर हमला किया तो लक्ष्मी सहगल सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में शामिल हो गई। वे बचपन से ही राष्ट्रवादी आंदोलन से प्रभावित हो गई थी और जब गांधी ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन छेड़ा तो लक्ष्मी सहगल ने उसमें हिस्सा लिया। वे 1943 में अस्थायी आजाद हिंद सरकार की कैबिनेट में पहली महिला सदस्य बनी। एक डॉक्टर की हैसियत से वो सिंगापुर गई, लेकिन 98 वर्ष की उम्र में वे अब भी कानपुर के ही अपने घर में बीमारियों का इलाज करती है। लक्ष्मी सहगल आजाद हिंद फौज की रानी झांसी सेगमेंट में बेहद सक्रिय रही। बाद में उन्हें कर्नल का ओहदा दिया गया, लेकिन लोगों ने उन्हें कैप्टन लक्ष्मी के रूप में ही याद रखा। अब तक आपने महिलाओं के बारे में जाना, लेकिन अब हम आपको उन चिकित्सकों के बारे में बताएंगे जिनकी स्वतंत्रता दिवस पर अहम भूमिका रही है। जी हाँ, इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है भाऊ दाजी का, जो न कि सिर्फ एक चिकित्सक थे बल्कि उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर और इस स्वतंत्रता की आज़ादी को दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई और बाद में कन्या भ्रूण हत्या पर इनकी जो निबंध थी वो बेहद प्रसिद्ध हुई। भाऊजी न सिर्फ एक चिकित्सक थे बल्कि भारत को स्वतंत्रता दिलाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। वे उस समय के भारत के राजनीतिक गतिविधियों में भी भाग लेते थे। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका की अन्य संस्थानों में उन्हें सदस्यता भी प्रदान की थी। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के मुंबई शाखा में उन्होंने अनेकों शोध पत्रों का योगदान भी दिया। कन्या भ्रूण हत्या पर भाऊदाजी का निबंध विभिन्न प्रचलित सामाजिक बुराइयों में उनकी गहरी रुचि भी दिखी और सामाजिक सुधार बनाने के प्रति समर्पण को दर्शाता है। और भारत अपने शुरुआती दिनों से ही कुष्ठ रोगों के अभिशापों से पीड़ित था। भाऊजी ने संभवतः 1859 या उससे पहले कुष्ठ रोग पर अपना काम भी शुरू कर दिया था। अगले चिकित्सक का नाम है बिधन चंद्र रॉय। बिधन चंद्र रॉय जी का ये मानना था कि स्वराज तब तक नहीं मिलेगी जब तक इंसान शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ ना हो। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया और साथ ही आपको बताएं कि बिधन चंद्र रॉय जी ने कई जो चिकित्सालय थे उसमें भी अपनी सहभागिता दिखाई और इनका भी स्वतंत्रता की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिधन चंद्र रॉय का यह मानना था कि स्वराज तब तक एक सपना ही रहेगा जब तक लोग मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत नहीं होंगे। उन्होंने चिकित्सा शिक्षा के संगठन में योगदान दिया। उन्होंने जादवपुर टीबी अस्पताल, चितरंजन सेवा सदन, कमला नेहरू मेमोरियल अस्पताल, विक्टोरिया इंस्टीट्यूशन और चितरंजन कैंसर अस्पताल की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। उन्होंने स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए अपनी कक्षाओं के लिए हवाई छाया आश्रयों का अधिग्रहण भी किया और छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को समान रूप से राहत प्रदान की। उनके प्रयासों को मान्यता देते हुए 1944 में उन्हें डॉक्टरेट ऑफ साइंस की उपाधि भी प्रदान की गई। सुशीला नायर का योगदान भी काफी अहम रहा। सुशीला नायर गांधी जी की पर्सनल यानी कि निजी चिकित्सक रही और बाद में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी प्रतिभाग किया। आपको बताएं कि सुशीला नायर जो थी वो बाद में आज़ादी के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय का पदभार भी उन्होंने संभाला और साथ ही आपको ये भी बताएं कि वो स्वास्थ्य मंत्री भी बनी। सुशीला नायर का जन्म गुजरात जिले के एक छोटे से शहर कुंजा में हुआ था। 1939 में वह अपने भाई से जुड़ने के लिए सेवाग्राम आई और जल्द ही गांधी परिवार के करीबी सहयोगी बन गई। उनके आगमन के कुछ ही समय बाद वर्धा में हैजा फैल गया और युवा मेडिकल स्नातक ने लगभग अकेले ही इस प्रकोप से निपट लिया। 1942 में वह देश भर में चल रहे भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए एक बार फिर से गांधी जी के पक्ष में लौट आई और 1944 में उन्होंने सेवाग्राम में एक छोटी सी डिस्पेंसरी भी स्थापित की। 1945 में वह एक छोटा क्लिनिक औपचारिक रूप से कस्तूरबा अस्पताल बन गया। वह गांधी जी की निजी चिकित्सक भी बन गई और भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने भाग भी लिया। आजादी के बाद वह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी बनी। अभी तक हमने आपको महिलाओं और चिकित्सकों के बारे में बताया, लेकिन अब हम आपको उस वकील के बारे में बताएंगे जिनकी स्वतंत्रता दिवस पर अहम भूमिका रही। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के आयरन मैन के बारे में, जिन्हें आप वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानते हैं और इनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही ये तो आप सभी को पता ही है।
लेकिन हम चाहेंगे कि आज हमारे दर्शकों को वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में और गहनता से जानकारी हो। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल को जाना जाता था। वो एक लोकप्रिय, एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य भी किया। वे एक भारतीय अधिवक्ता और राजनेता थे। स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान रहा। 1918 में खेड़ा संघर्ष में हुआ था। गुजरात का खेड़ा खंड डिवीजन उन दिनों भयंकर सूखे की चपेट में था। किसानों ने अंग्रेजों सरकार से भारी कर में छूट की मांग की। जब यह स्वीकार नहीं किया गया तो सरदार पटेल, गांधी जी एवं अन्य लोगों ने किसानों का नेतृत्व किया और उन्हें कर न देने के लिए प्रेरित किया। अंत में सरकार झुकी और उस साल करों में राहत दी गई। यह सरदार पटेल की पहली सफलता थी। बारडोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गुजरात में हुआ एक प्रमुख किसान आंदोलन था, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। भारत के एकीकरण में उनके महान योगदान के लिए उन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। अब बारी है साहित्यकार की। जी हाँ, साहित्यकार भी हमारे देश में ऐसे रहे हैं जिनकी स्वतंत्रता में बेहद अहम भूमिका रही। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी की। रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम से नोबेल पुरस्कार तो उन्हें मिला है, लेकिन ये वो शख्स थे जिन्होंने 2 देशों के लिए राष्ट्रगान लिखा। एक था बांग्लादेश और एक था भारत। भारत का राष्ट्रगान यानी कि जन गण मन जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर, इन्हें गुरुदेव, कबीर गुरु और बिस्वा कवि के नाम से भी जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। वे एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन बना और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांडला गुरुदेव की ही रचनाएं हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के बाद अब नाम आता है राजा राम मोहन रॉय का। राजा राम मोहन रॉय वो इंसान थे जिन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। जी हाँ, इन्होंने महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ किया। सती प्रथा बंद करने का काम भी राजा राम मोहन रॉय ने किया और इसके अलावा महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भी वो हमेशा लोगों को प्रेरित करने का काम करते थे और बाल विवाह भी खत्म करने का काम भी राजा राम मोहन रॉय ने ही किया। राजा राम मोहन रॉय का जन्म बंगाल में 1772 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। राजा राम मोहन रॉय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन रॉय ने ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी छोड़कर अपने आप को राष्ट्र सेवा में झोंक दिया। बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, कर्मकांड, प्रदा प्रथा आदि का उन्होंने भरपूर विरोध भी किया। उन्होंने बाल विवाह, महिलाओं की शिक्षा, अशिक्षा और विधवाओं की अपमानजनक स्थिति का विरोध भी किया और महिलाओं के लिए विरासत और संपत्ति के अधिकार की मांग भी की। वर्ष 1825 में उन्होंने वेदांता कॉलेज की स्थापना की, जहां भारतीय शिक्षण और पश्चिमी सामाजिक एवं भौतिक विज्ञान दोनों पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाता था। लेखन और अन्य गतिविधियों के माध्यम से उन्होंने भारत में स्वतंत्र प्रेस के लिए आंदोलन का समर्थन भी किया। अब हम बात करेंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की। जी हाँ, बंकिम चंद्र चटर्जी को आधुनिक भारतीय और साथ ही बंगाली साहित्य का मील का पत्थर बताया गया। ये वो शख्स थे जिन्होंने भारत को वंदे मातरम गीत दिया है। जी हाँ, इससे पहले हमने आपको रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में बताया था जिन्होंने जन गण मन दिया था, लेकिन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी वो आदमी थे जिन्होंने जो है वंदे मातरम भारत को दिया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एक भारतीय उपन्यासकार, कवि, निबंधकार और पत्रकार थे। वह 1882 के बंगाली भाषा के उपन्यास आनंद मठ के लेखक थे, जो आधुनिक बंगाली और भारतीय साहित्य के मील के पत्थर में से एक है।
वह वंदे मातरम के संगीतकार भी थे, जो अत्यधिक संस्कृत निष्ठ बंगाली में लिखा करते थे। उन्होंने अपने साहित्यिक अभियान के माध्यम से बंगाल के लोगों को बौद्धिक रूप से प्रेरित भी किया। बंगाल विभाजन 1905 के दौरान पत्रिका ने विरोध और असहमति की आवाज को बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ईश्वर चंद विद्यासागर। अब बात होगी ईश्वर चंद विद्यासागर की, जो नारियों के शिक्षा के समर्थक थे और उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए लोकमत भी तैयार किया था। ये वही इंसान थे जिन्होंने बाल विवाह के लिए भी कानून लाने की मांग की थी और इनकी स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ईश्वर चंद विद्यासागर 19वीं शताब्दी के बंगाल के प्रसिद्ध दार्शनिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक, लेखक, अनुवादक, मुद्रक, प्रकाशक, उद्यमी और परोपकारी व्यक्ति थे। वे नारी शिक्षा के समर्थक भी थे और उनके प्रयास से ही कलकत्ता में एवं अन्य स्थानों में बहुत अधिक बालिका विद्यालयों की स्थापना हुई। उस समय हिंदू समाज में विधवाओं की स्थिति बहुत ही शोचनीय थी। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए लोकमत भी तैयार किया। उन्हीं के प्रयास से विधवा पुनर्विवाह कानून पारित भी हुआ। उन्होंने अपने इकलौते पुत्र का विवाह एक विधवा से ही किया। उन्होंने बाल विवाह का भी विरोध किया। उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए प्रयास किया और संस्कृत कॉलेज में पाश्चात्य चिंतन का अध्ययन भी आरंभ किया। भारत के 77 स्वतंत्रता दिवस के आज जो साल है वो पूरे हो गए, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या लाल किले के उस प्राचीर में आपको जो तिरंगा दिख रहा है उसका रंग वही रहेगा या भविष्य में उस रंग पर कोई और अन्य रंग चढ़ जाएगा। कैमरामैन चंदन के साथ मैं स्मारिका ठाकरे, सुदर्शन न्यूज़, नोएडा।